ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनल पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब ये बोल रहा है कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई और मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम जो है ना इमर्ज हुए थे। उसके क्या रीज़न है, क्यों इमर्ज हुए थे, ये बताना है आंसर। तो चलिए बताइए, इसका इंट्रोडक्शन बताइए। औरंगजेब का मतलब उसमें इससे सीधे आप ये लिख दीजिए कि औरंगजेब की डेथ जो है ना 1707 में हुई। इससे क्या है ना कि एक वाटरशेड मूवमेंट क्रिएट हो गया हिस्ट्री में, जिससे क्या है ना कि जो बहुत सारे रीजनल पावर क्या हुए, इमर्ज हुए। अब चलिए क्या फैक्टर थे, फैक्टर क्या थे? अलग अलग डाल देंगे उसका। एक तो एरिया, एम्पायर का एरिया, लीडरशिप, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, हाँ वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वीक रूलर्स, वही राइट, ये सब आएंगे। वीक सक्सेसर आ जाएगा, emerging of जैसे regional- वीक सक्सेसर आ जाए, लो एम्बिशंस, इमर्जिंग ऑफ हाँ, रीजनल लैक ऑफ यूनिटी। तो वो तो कुछ नहीं पूछा है ना कि व्हाट आर द रीजन फॉर इमर्जिंग किंगडम। अच्छा, हाँ ओके, तो वो तो नहीं डालेंगे। हाँ, तो यही 5-6 पॉइंट है, बस हो गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस इसी को एलोबरेट कर देना एग्जाम्पल के हाथ से कि कैसे इमर्ज हुए। जैसे बहादुर शाह जफर बहुत कमज़ोर था, फारूक सियार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनमें, तो ये सब एग्जाम्पल लिखने बस हो गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कंक्लूजन बताइए श्रुति, चलिए कंक्लूजन बताइए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में कंक्लूजन थोड़ा सा होता इसको है। इससे जोड़ देंगे कि औरंगजेब के बाद एक नया एरा शुरू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। and Britishers took over ऐसा and other players came ऐसा कुछ। हाँ, वही ऐड कर सकते हैं कि जो है ना कि जो डेथ ऑफ औरंगजेब है ना हैज लेड टू ब्रिटिश फाउंडेशन इन इंडिया व्हिच हैज शेप्ड मॉडर्न इंडिया टिल नाउ। मतलब ये मैंने देखा है कि हिस्ट्री में हमेशा उसके आगे क्या हुआ वो आगे के इवेंट से लिंक कर दो, कंक्लूजन में आगे के इवेंट से लिंक कर दो, ये अप्रोच होती है सिंपली स्पीकिंग। सेकंड, कमेंट ब्रीफली ऑन द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटल ऑफ बक्सर एंड एंडिंग आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है ना बैटल ऑफ बक्सर के बाद और 1857 के बीच का पीरियड जो है, इसमें ब्रिटिश ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया है। देखिए, ब्रिटिश की पॉलिसी को हम दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। 1757 से और 1857 तक ये था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और 1857 से 1947 तक ये था कंसोलिडेशन पॉलिसी। तो ये बोल रहा है कि इसके बीच में जो है ना जो शुरू का 100 ईयर्स था, वहाँ पे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसे थी, बताइए। इंट्रोडक्शन तो ठीक है, लिख सकते हैं कि जो है ना ये शुरू में ट्रेडर थे, बाद में जो है ना ये रूलर बन गए, ऐसा कुछ लिंक कर सकते हैं। हाँ बताइए, इसमें श्रुति पॉइंट बताइए क्या लिखेंगे हम, कैसे थे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। कंसोलिडेट कैसे कि वो लोग ना रीजनल रूलर्स पे रीजनली दे टारगेटेड, मतलब रीजनली वो लोग ने इश्यूज ढूंढे, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज है और वो उसी को टारगेट किए एंड दे प्लेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऐसे सब। सोशल में क्या लिखेंगे? सोशल का पता नहीं, इकोनॉमी का दिमाग में, जैसे जमींदारी सिस्टम वगैरह एक्सपेंड करना शुरू कर दिया हुआ, रेवेन्यू सिस्टम, पॉलिटिकल में जितने एक्ट पॉलिसीज आए, और जैसे डॉक्ट्रिन पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस, ये सब के। एंड आल्सो दे टारगेटेड द मिडिल क्लास, है ना, मतलब मिडिल क्लास को ही ज्यादा वो लोग ने वो किया, लेकिन सपोर्ट किया, पॉलिटिकल मतलब कि ताकि ऐसा वो लिख लोग सकते हैं इसमें, पॉलिटिकल इकोनॉमी। उनका ही वो सब और सीखे इकोनॉमी वैसे में क्या सब। लिखेंगे? इकोनॉमी में इन्होंने क्या बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय, वो क्या बोलते हैं उनको, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए, मतलब जो टैक्स सिस्टम अपनाया, रेवेन्यू सिस्टम अपनाया था, वहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको। इतना बड़ा 2/3 कितना लेकिन कर आप देना लोग पड़ता था एक उनको। चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं भाई? क्या? वो क्या बोल रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी बताना है यहाँ पे, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की थी अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए। तो यही ना डॉक्ट्रिन अच्छा, वो पॉलिसी, रिंग Divide and वो rule। सब वैसा पॉलिसी आप बोल रहे हो भैया, रिंग फेंसिंग और वो सब या लॉर्ड वेलेस्ली का कुछ था, सब्सिडरी सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी आई थी, कब आई थी? रिंग फेंसिंग पॉलिसी 1773 में, बैरन हेस्टिंग, है ना। इसमें क्या था बताइए रिंग फेंस में? मतलब कि आप ऐसे बोलते थे कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ना, वो बफर जोन्स क्रिएट करेंगे, जैसे अफगानिस्तान पे
पंजाब ये सब बफर जोन था अफगानिस्तान के अटैक के लिए, केवल अफगानिस्तान के लिए था? अरे मतलब वो सब नेपोलियन नॉर्थ वाले बना था अटैक के लिए। मतलब Buffer ब्रिटिश zone की create टेरिटरी करने मेरी को बोला। मतलब इंडिया की टेरिटरी ब्रिटिश की टेरिटरी मानी जाएगी। हाँ, ये रिंग फेंस था। सेकंड है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, लॉर्ड ब्लेजली हाँ, 1828। ये लिखिए, इसमें कौन सा फर्स्ट स्टेट था जिसके अंदर एनेक्स किया गया था? फॉरेन वाला कुछ सामने ज्यादा नहीं होगा, मतलब फॉरेन भी मेरे से पूछ के होगा, तुम्हारी आर्मी जो रहेगी उसको नहीं, फर्स्ट स्टेट regionally बताना है कैसे देंगे सुरते। वैसा? फर्स्ट स्टेट कौन था? फर्स्ट स्टेट कौन सा था जो सब्सिडी अलायंस के अंदर वो किया गया था, अनेक्स किया गया था? मराठा हैदराबाद। First state, हैदराबाद था, संबलपुर क्या? फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डॉक्टर थर्ड ऑफ पॉलिसी है, लॉर्ड डलहौजी, है ना? इसके अंदर कौन सी पॉलिसी थी, स्टेट था फर्स्ट? इसमें ही है संबलपुर। सतारा। इसमें सतारा सतारा। सतारा तो देखिए क्या है कि ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें लिखना था बेसिकली। समझ गए। तो ये लोग तो हम बोल ही रहे थे हम लोग ये सब। कहाँ बोल रहे थे? क्या- लैंड क्या रेवेन्यू subsidy? पॉलिसी, ये क्या इसको होता है भी तो भाई? डाल सकते ये हैं। पॉलिसी नहीं है, ये उसका फ्रेगमेंटेशन है। पॉलिसी ये है, उसके अंदर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आएगा। अब 150 पॉइंट का पूछे, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी डाल देंगे तो फिर ये कहाँ लिखेंगे? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर इसी को एक्सपांड कीजिए। ये पॉलिसी बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा महाराज। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, कुछ नहीं है। देखिए सब मैं लिखा हूँ, क्लेम ले रहे हैं तो मेरे। इसमें जो एक्ट वगैरह बीच बीच में आते हैं, चार्टर एक्ट जैसे ब्रिटिश पोजीशन वगैरह, वो सब नहीं जाएगा? क्या ब्रिटिश पोजीशन वगैरह जैसा आता वो उसमें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर वो नहीं आता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए लाया गया था। वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की कौन कौन से तो रिंग फेंस एक्सपांशन हुआ उसका, सब्सिडी अलायंस एक्सपांशन हुआ उसका, लैब से ये बोल रहा है। क्वेश्चन समझिए ना, ऐसे नहीं कि जो कुछ भी माने वो लिखते जाइए। ठीक है ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द सैलिएंट फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। चलिए प्रीलिम्स की तो पढ़ते हैं। हाँ, एंड डू यू एग्री दैट दिस सिस्टम डिड मोर हार्म देन गुड? इंट्रोडक्शन बताए होते हैं कि it was तब आया था। introduced by, ऐसे लिख सकते अस्थायी हैं, बंदोबस्त व्यवस्था क्या लॉर्ड थी? कॉर्नवालिस हाँ, in the region of 1793 बंगाल, बिहार, ऐसे एंड मतलब वही नॉर्थ के थोड़ा उसमें सा चलिए इसका सैलेंट फीचर क्या बताइए? फिक्स्ड कि रेवेन्यू। यहाँ पे फिक्स्ड होता था लैंड रेवेन्यू, ठीक है? कितना फिक्स था? 1/11 1/10 नहीं 1/10 तो उनके पास रहता था, बाकी देना होता था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ पता होना चाहिए, मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे कुछ शब्द है जैसे Fixed revenue लिख देंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा। सनसेट क्लॉज, ओनरशिप नहीं रहेगी हाँ फार्मर्स के पास, सनसेट ऐसे क्लॉज करके। था इसमें। बाकी वो नहीं तो वो तो hereditary जनरल पॉइंट होगा, वही ओनरशिप तो नहीं general- रहेगी, फिर फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये तो जनरल चीज़ है, ये तो सभी लिख देंगे। लेकिन ये लिखना पड़ेगा ना कि कितने कितना था। देखिए देखिए 10/11 जो है ना, ये जाएगा ब्रिटिश के पास, हाँ, तो वही और तो। 1 बाई हाँ, और one है ना, बच्चे रहेगा उनके हाँ। पास, फार्मर के पास, नहीं जमींदार के पास, वही जमींदार जमींदार के पास रहेगा। और इसमें जानते हैं कि एक चीज़ क्या था इसका फीचर, कि गवर्नमेंट विल नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फार्मर, हाँ, जमींदार उसमें बीच में जमींदार रहेगा। रहेगा, mediator ये एक फीचर ले रहेगा, सकते हैं। इंटरमीडिएट। हम्म, और रायतवाड़ी में यही हटा दिया गया था। और सनसेट क्लॉज भी इसमें है ना। हाँ वो तो लिख ये सकते आपको हैं, तो यही जमींदार सेम को फीचर कर लिखना है। देना अब बताइए कि जो है ना, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी लिख सकते अब हैं। इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि इट डिड मोर हार्म देन गुड, इसमें क्या लिखेंगे? यही जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके? ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो जो एग्रीकल्चर है वो एरिया का वो निग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? और मतलब जो जमींदार है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि एक लैंड से कितना ही मतलब निकाल जमींदार सकते को कि फार्मर को? हैं। और फार्मर को, सॉरी फार्मर इसको को। अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स कैसे इम्पैक्ट हुआ इस तरह भी लिख सकते हैं। और हाई रेंट तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मर एक ही ना है। अरे प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ, दूसरी बात है। उनकी ज़मीन नहीं है तो क्यों प्रोडक्टिविटी क्यों कम होगी? क्योंकि उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। जमींदार को क्या लेना देना था ज़मीन से, तो इन्वेस्टमेंट तो पहले फार्मर इन्वेस्ट करते थे। पहले हमारे यहाँ तो हम सरप्लस लोग थे एग्रीकल्चर में। नहीं ये हाँ भैया, प्रोडक्टिविटी करते कम थे, थी, जरूरी ये रीजन नहीं थोड़ी है यार। technology है के रीजन through है, नहीं, नहीं। इसलिए भी कैनल्स वगैरह नहीं ये बनाए गए डिड मोर हार्म देन गुड, जानते क्या है ये? मतलब जानते क्या क्या पूछ रहा है वो, थे। कि किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो देखिए कहने की आप जो है ना इसको ऐसा क्यों नहीं करते, स्टेक होल्डर में डिवाइड कीजिए। स्टेक होल्डर की बात ब्रिटिश कर पे रही क्या हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए इससे?
उनको कि एक फिक्स फिक्स सैलरी अगर मिलेगा, ज्यादा ज़्यादा बेनिफिट हुआ प्रोडक्शन तो होगा उनको तब ज्यादा भी उसको बेनिफिट उतना नहीं हाँ मिलेगा, तो जितना ये बोला उतना ही लिखिए मिलेगा। जमींदार को क्या ज़मींदार को हार्म कि ये सनसेट क्लॉज अगर नहीं पहुंचाएगा तो उसकी राइट हाँ हट जाएगी। फार्मर को क्या लॉस वही एक्सप्लॉयटेशन Exploitation। वही मैं कह लेकिन रही हूँ, हमको किसके केवल इसमें ऊपर नहीं छोड़ना हुआ? है हाँ कुछ पॉजिटिव भी हुआ तो है। पॉजिटिव क्या है फार्मर के लिए फार्मा का पॉजिटिव हम्म भैया ये इसमें तो कुछ देखिए पॉजिटिव चुपचाप उतना बैठे है रहते नहीं। हैं सुन रहे हैं। ऐसे काम छोड़ी चलेगा महाराज पीवाई की ऐसे से आना चाहिए ना ऐसे कल से नहीं चलेगा ये काम भाई भाई से थोड़ी कि बैठे रहेंगे चुपचाप हो गया भाई पॉइंट जनरेट कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में टेस्ट सीरीज इनको ज्वाइन करवा दी क्या मतलब पाएंगे टेस्ट सीरीज का ऐसा लिख के नहीं पाएंगे मुझे पता है नहीं लिख पाएंगे लिखेंगे। अरे नहीं लिख पाएंगे लिखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन अभी लिखवाता हूँ आप भाई बताइए। समझिए बात को जो मैं कर रहा हूँ तो कल से नहीं चलेगा देखिए कल से मेहनत करके आना पड़ेगा ऐसा थोड़ी है हाँ बोलिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में क्या Positive लिखेंगे impact। बोले पॉजिटिव में एक सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए सोर्स ऑफ इनकम ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है बस यही आ रहा है नेगेटिव में। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी में सोचा भैया ही नहीं चीज। क्यों जमींदार के लिए पॉजिटिव नहीं होगा हाँ, जब चाहे जब हाँ, एक्सप्लॉइट करते जमींदार फार्मर भी का fixed income। कोई वो नहीं था लिमिटेशन उन पे हाँ 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 वो कितना भी उससे ले लें किसानों हाँ। से देना उनको फिक्स दिया है बाकी अपने पास रखे रहे और क्या मतलब कि करप्शन कर ब्रिटिश सकते हैं। जमींदार और तो देखिए क्या है ना कि एक आदमी क्या करेगा इसको जनरल लिख देगा कि लैंड प्रोपर्टी कम हुई फार्मर को लॉस हुआ ये क्या है मैंने डिवाइड कर दिया Stakeholder, वही कि मैं कह तीनों के शेयर डिवाइड कर दिया फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दिया है ना फार्मर को क्या है अब सीधे दिख गया फार्मर को किसे का कुछ नहीं होगा उसको छोड़ना पड़ेगा नुकसान ही है, वो तो हाँ सुसाइड ही करेगा। ये तो अपना कॉमन सेंस है भाई क्या जरूरी कि सभी को पॉजिटिव ही हो फार्मर को कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ इससे कंक्लूजन बताइए कंक्लूजन यही था हमें कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि कि ब्रिटिशर्स को इसी तरह बहुत से इसमें लाभ में हुआ। मतलब ये तो इसको ऐसे समरी लिख हो देंगे कि जमींदारी की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए इट लेड टू एबोलिशन मतलब करके रिफॉर्म आया लैंड पे कोई लैंड रिफॉर्म का कौन सा लैंड रिफॉर्म आता ब्रिटिश टाइम पे एक्ट वगैरह तो लैंड रिफॉर्म नहीं आया उसमें ये हुआ कि हम उसके लिए एक उसकी वजह आगे से। के लिए एक भारतीय राजनीति में जो एक जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उनके प्रति क्या बोलते हैं नेशन के प्रति उसको ज़्यादा और इम्प्रूव करने में उससे मदद मिली ये चीज़ लिख हाँ सकते हैं। इसको ऐसे कि इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एबोलिशन किया गया जमींदारी सिस्टम लैंड रिफॉर्म लाया गया ऐसे लिख सकते हैं। इतना दूर नहीं जाना है नहीं जाना देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसके बाद क्या लाया गया वो जमीन महलबारी फिर रोहित बड़ी तो लिखिए कि ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉब्लम विद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इट लेड टू इमरजेंस ऑफ ये इतना दूर क्यों जाना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हो गया ऐसा सोचना पड़ेगा अच्छा हाँ अच्छा सोचना तो सब कुछ सोच हम्म। जब लिखना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा। नहीं भाई जो बता रहा हूँ लिखा भी हो ऐसा थोड़ी है मैं सब लिख के बैठा हूँ भाई आप लोगों को जो बताता हूँ मैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 1857 ये अच्छा क्वेश्चन है अ न्यू फेज ऑफ ब्रिटिश रूल बिगेन because now the British could no longer rule with the help of earlier policy. In the light of above statement, critically evaluate the policy adopted by the British government after 1857. आपको पता है कि 1857 के बाद रिवोल्ट हो गया तो जो वहाँ की क्यों थी ना बोलते कि नहीं भाई अब हमको अपने पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा तो कौन सी उसने पॉलिसी में चेंज लाया क्यों लाया और उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये बताने 3 पॉइंट है इसके एक सबसे बड़ा अच्छा उसको है कि बुरा 1773 का अच्छा रेगुलेटिंग बुरा एक्ट हम दोनों लिख सकते हैं। हाँ दोनों बताना है पहले क्या पॉलिसी लाएगी ये बताना है फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है तो हाँ बताइए इसका इंट्रोडक्शन बताइए पहले यही कि 1857 की क्रांति रेवोल्यूशन लिख सकते हैं। हाँ मतलब Background आफ्टर इट द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर। हाँ मतलब ऐसा हाँ ऐसा नहीं तो फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे श्रुति क्राउन तो ये आपका बॉडी पार्ट में ना बोले क्या पॉलिसी लाया गया है मतलब थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा रिवोल्ट लेड अ इमर्जेंस ऑफ न्यू इनिशिएशन ऑफ ब्रिटिश ये Accession ऐसे करके नहीं कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं पहले ही बताया था आपको क्या लिखना है फिर भी आप लोग भूल गए
बैकग्राउंड नहीं, नहीं, आपको पता है कि जो 1857 जो क्रांति जो कैसे start हुई, कैसे? जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेज, एक्सपेंशनिस्ट हाँ, पॉलिसी है ना, consolidation कंसोलिडेशन पॉलिसी। तो यहाँ तो से शुरू 1857 के पहले का था एक्सपेंशनिस्ट, और इसके बाद स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन पॉलिसी। ये ऐसा ले सकते हैं बैकग्राउंड देकर याद के। नहीं आ रहा था। भाई नहीं, ये सब सोचने से ही आएगा महाराज, ये है ना, ये सब सोचने से ही आएगा और डिस्कस करने से ही आएगा। इसलिए पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग क्या लिखे, इसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, तो क्या क्या चेंजेज आया था बताइए सुरती है कि 1857 रिवोल्ट के बाद क्या क्या चेंजेज आया था ब्रिटिश के बाद। पहला तो जैसे आपने बोला कि वो डालना है बॉडी पार्ट में कि कंपनी रूल एंड हुआ, क्राउन रूल शुरू हुआ। हाँ, मतलब वही And, कि चेंज इन with- स्ट्रक्चर, हाँ। चेंज इन स्ट्रक्चर, ठीक है। 1773 की जो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल इंडिया रेगुलेट वाइसरॉय हो गया। रेगुलेटिंग हाँ, एक्ट वो सब 1773 के का अंदर डाल ही आ सकते हैं जाएगा ना। उसमें। फिर लॉ कमीशन आने लगा और इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाने लगा। ये सब एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आए। अरे बहुत जनरल वोटिंग का- पॉइंट बता रहे हैं वोटिंग का आप। अधिकार मिला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ये लिखिए ना, हाँ, ये न्यू Secretary पोस्ट of क्रिएट की गई State। भाई। हाँ, वो तो भैया इसमें ही है ना, First point पे सेक्रेटरी तो ऑफ बोला। स्टेट तो इसमें ही आ जाएगा कंपनी रूल हाँ, में तो ही। बंगाल के गवर्नर को वही- भारत का गवर्नर जनरल ऐसे सब- नहीं, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, सोचिए तो पॉइंट कम पड़ जाएंगे। हाँ, point कम पड़ आप ऐसा लिखिए ना कि कंपनी रूल टू क्राउन रूल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये न्यू पोस्ट क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऐसे पॉइंट करके, चूंकि 15 नंबर का है ये। Responsible to Parliament। हाँ, एक ही पॉइंट सब नहीं डाल सकते आप। फिर थोड़ा ये आर्मी स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, जो इंडियन लॉयल नहीं थे ना, उनको बाहर कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और उनको जो लॉयल थे Indians को उनको ना रखा गया नीचे इसके वाले बाद। positions पे ही रखा गया था। हाँ, ये ला गया। फिर वही पासिंग ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 का ला गया, ऐसा कुछ ला गया। तो ऐसे 4-5 पढ़ ले सकते हैं। अब आप बताइए। डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम तो उसको भी खत्म किया गया था। हाँ हाँ, फिर अब बताइए इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, कि इस पॉलिसी के क्या नेगेटिव पॉइंट पड़ा बताइए। कि क्या ना वही- क्रिटिकली इवेल्युएट। माइनस भैया ट्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है ना। नहीं तो उसकी पॉलिसी से क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ सोचती वो लोग ऐसी policies जो आप frame नहीं कर रहे नहीं थे कि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को वो नहीं, उसको क्योंकि अलग-अलग 1857 का तो रीजन ही यही था ना कि रिवोल्ट इसलिए हुआ था, तो वो भी तो सॉल्व थोड़ी ना हुआ इससे 1858 से। नहीं, तो ये बताइए कि जो आपने हाँ। चेंज लिखा है कि चेंज क्या क्या आया, उसका क्या लिंक है ड्रेन ऑफ वेल्थ से, आपको ये लिंक करना पड़ेगा ना। क्योंकि जो आप लिखे हैं चेंज, उस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, वो चेंज के ही हाँ, negative क्या है, चेंज के मतलब? नेगेटिव पॉइंट निकला अच्छा। है। ये समझना है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये समझिए बात को। हाँ बताइए समझी। भी। तो जैसे आर्मी में वो कि इंडियंस को लोअर रैंक्स पे रखा गया, दैट वाज द नेगेटिव। वो तो पहले भी नेगेटिव ही था सुनते, पहले भी लोअर पे ही थे। जानते क्या है यार, पॉइंट जेल करना आना चाहिए आप लोगों को नहीं, यार। दिमाग में आ ये रहा है, बताइए, तो मैं मैं खुद बोल बोल नहीं रहा हूँ कि आर्मी स्ट्रक्चर, जो लोग लॉयल नहीं थे उनको हटा दिया गया, तो उससे क्या बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो ये लिखिए ना, कौन लिखेगा ये। भाई इतना पॉइंट जन करना आना चाहिए, आईएएस एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हाँ, ये तो सीधे पॉइंट बोलना चाहिए, पहली बात है। देखिए सबसे पहले पॉइंट देखिए, मैं यही लिखा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये भी लिख सकते हैं कि चेंज जाने के बाद भी स्टिल डोमिनेशन इज फ्रॉम ब्रिटिश हाँ, लीडर्स। मतलब कि जो रिफॉर्म लिया गया ना, वो British government। सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन लिया self गया था। interest, yes। ये लिख सकते हैं। डोमिनेशन हाँ। होता ही रहा। हाँ, फिर जो है ना और limited लोकल पीपल को जो है ना participation दिया कंसिडरेशन नहीं लिया गया। लोकल Limited पीपल participation भी law making पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल स्टार्ट हो गई। Yes। लॉर्ड कर्जन तो आ गया था ना बाद में, तो हाँ। पॉलिसी ऑफ डिवाइड यहाँ से स्टार्ट हो हाँ। जाती है। ये सब 4-5 पॉइंट है, हाँ। हो गया। स्ट्रगल एंड ट्रूथ हाँ। फिर भी चलता रहा। तो देख रहे हैं ना, नॉलेज वही है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट करना आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, नॉलेज की कमी नहीं है आज के टाइम पे, मैं आपको पहले भी बता चुका हाँ, हूँ। वो तो है, लिखना आपको बस आता ये है। रखना है कि मैं अपने आंसर को दूसरे आंसर से कैसे अलग बना सकता, कि मुझे आधा नंबर ज़्यादा मिल जाए मेरे को, और मैं 3000 की लिस्ट में आ जाऊँ। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हाँ। हैं क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, इंडियन सिटीजन लिख सकते हैं, पर स्कोप कम है, मतलब जो है ना। अच्छा। हाँ, मतलब वही फिर एक है, heading डिपेंड पे करता एक है ही स्पेस बात पे हो भी, जाएगी। और वो भी पे डिपेंड करता है। वही ना, कभी कभी ना अपने स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसमें सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर अच्छा, it was decided that India would be ruled by the British. ओके। Their statement. Also discuss out, point out the factors that made the British more powerful than the other European power. मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि देखिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ ना 64 में, उसके बाद ब्रिटिश को पता चल रहा है कि अब मैं ही रूल करूंगा इंडिया में। कुल मिला के तो ऐसा by the क्या law- रीजन है कि by- ब्रिटिश ही पावरफुल हुआ और कंपनी जो है ना by the वो कमजोर हो dominance। गई। Yes, yes।
तो इसके 2 पार्ट है। चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग। कि मतलब बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ वैसे बोल सकते हैं। इट टुक इसको डिफाइन कर देंगे और क्या। 1764 में between this and this, and it was a decisive victory for the British East India Company, which established their rule after this battle. किसके बीच हुआ था बताइए बैटल ऑफ बक्सर? मीर कासिम और वो क्या नाम था उसका, वो ब्रिटिशर्स के साइड से वॉरेन हस्टिंग के पहले रॉबर्ट क्लाइव। मीर कासिम बस था। मीर कासिम नहीं मीर हाँ, कासिम। तो जब नहीं पता है तो उसको अवॉइड कीजिए। सुजाउद्दौला, आलम शाह सेकंड और मीर कासिम, हाँ, 3 लोग थे हाँ, जो मेन लीडर। तीन लेकिन मेरे हिसाब से इसको लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। श्रुति यहाँ पे ये लिखना क्योंकि बक्सर पर उसका फोकस थोड़ी है। श्रुति फोकस ये है कि ब्रिटिश कैसे कंसोलिडेट हुआ। तो आप ऐसे लिखें, देखिए प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एरा, बट बक्सर का युद्ध लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एरा एंड दैट हैज लेड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स। ऐसा कुछ ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए बैटल ऑफ प्लासी उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन फाउंडेशन कैसे किया? फाउंडेशन बक्सर ने, और जो कि 2 साल तक उन्होंने रूल किया। ऐसा कर सकते हैं बैकग्राउंड लिख के। ओके, हाँ। और ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा बैठे बैठे आ जाएगा। अब चलिए कि जो है क्या पूछ रहा है कि जो है ना कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्यों ब्रिटिश को ऐसा लगा कि मैं जो है ना कि मैं रूल करूँगा। ये अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले ना उसकी प्राइवेट कंपनी थी और अलग-अलग से कंपेयर कर देंगे। उन्होंने क्या बोलते हैं जो अदर जो फ्रांसीसी थे, जो और अदर थे, डच थे, और क्या बोलते हैं उसका पुर्तगालीज थे, उन लोग ना सरकारी कंपनी थी और इन लोग प्राइवेट कंपनी थी। सबसे बड़ा ये डिवाइड ये है। तो इन लोग ये तो आप रीजन बता रहे हैं ना। वो अभी फर्स्ट पास में ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश को ऐसा क्यों लगा कि अब मैं ही रूल करूंगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के राजाओं में यूनिटी एक लायक था वो। हाँ भैया जो बोल रहा सही है। वो जो ये भी फ्रेंच का भी बैटल उसी समय पे हो रहा था ना, लास्ट का वो कर्नाटक, Leadership वो कौन से quality नहीं तो वो तो फैक्टर में आ जाएगा, फिर से आप वही डाइवर्ट हो गए। तो वो सब इसी समय हो रहा था। तो बैटल ऑफ बक्सर से उनको क्या मिला कि उनको लगा कि मैं ही रूल करूंगा? तो लायक आप बता तो रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर क्यों जब हुआ? एरिया रीजन उन लोग ना यूनिटी नहीं थी राजाओं में कि हम लोग लड़ लेंगे, मिल लेंगे। ये ठीक है, ये पॉइंट मान लिख सकते हैं लाइक ऑफ यूनिटी, लेकिन ये लास्ट पॉइंट होगा। ये बताइए बैटल ऑफ बक्सर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? इलाहाबाद। और उसमें क्या बोला गया था? उनको रेवेन्यू राइट। हाँ, तो उनको लगा कि अब मैं इंडिया में रूल कर सकता हूँ। देखिए बात सिंपल सी, मेरी एक बात माइंड सेट कर लीजिए। इकोनॉमिकल टू एम्पायर, जब तक पैसा नहीं आएगा ना एम्पायर क्रिएट नहीं होगा। तो इलाहाबाद ट्रीटी यहाँ इसके बाद साइन हुई 1765 में, और उनको क्या मिल गया? रेवेन्यू राइट। अब उनको लग गया कि मैं जो है ना रूल करूंगा। ये क्वेश्चन पूछा है बेसिकली कि ऐसा क्यों लगा कि मैं रूल करूंगा इंडिया में। तो भाई हिट द नेल एट द हेड है, उसको बीट अराउंड द बुश मत कीजिए भाई। एग्जाम में होशियार है, वहाँ बैठा जो हुआ है। ऐसा कुछ लिखेंगे ना कि लाइक अपनी भाई वो फैक्टर पूछ रहा है वो। हाँ ये है जहाँ पे उसको शाह आलम को एग्जाइल में भेज दिया। और फिर ऐसा लिखिए ना कि अलायंस विद अदर यूरोपियन कंट्री। सेकंड फ्रेंच को हरा दिया थर्ड कंट्री के बारे में। डच को दे दिया स्पाइस आइलैंड, और पुर्तगाल के साथ कर दिया मैट्रिमोनियल अलायंस है। तो ये आएगा सेकंड पॉइंट में कि क्यों उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ। अब तो उनके साथ कर लिया संधि। ये हो गया डिसिसिव। अब चलिए जो पॉइंट बता रहे थे आप लोग कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ब्रिटिश वर मोर पावरफुल। तो फर्स्ट जो आप बोल रहे थे कि ब्रिटिश जो है ना प्राइवेट था और वो क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। ये किए था, है ना। सेकंड सकते हैं मिलिट्री कैपेसिटी, जैसे लॉर्ड क्लाइव है, बैरन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भाई इनके पास मिलिट्री स्किल बहुत अच्छी थी। ये सकते हैं स्किल नहीं थी, स्किल भी थी, और उसके बाद प्लस उनका जो वेपन था ना मॉडर्न था। हाँ, और लेकिन एक और सबसे बड़ा मेजर रीजन है, क्या सोचिए कि ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल हो गए। बहुत बड़ा रीजन है। क्यों सोचिए? वन तो ठीक है प्राइवेट कंपनी, सेकंड मिलिट्री, थर्ड एक और बड़ा रीजन है। थर्ड एक रीजन ये है कि मतलब कि उन लोग का जो कनेक्ट था ना डिवाइड एंड रूल वाला, वो तो डुप्ले भी फॉलो किया था। नहीं सक्सेस नहीं हुआ, ये लोग सक्सेस हो गए। नहीं इनको लेजिटिमेसी मिल गई।
कौन सी लेजिटिमेसी मिल गई सोती? मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद की लेजिटिमेसी मिल गई कि अब ये रूलर है। नहीं तो वो तो हराने के बाद मिली ना, तो ये अदर कंपनी क्यों नहीं हरा पाई, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, अदर हराने के पहले क्या आपको जाना है कि ये क्यों नहीं ट्राई कर पाई जो ब्रिटिश ने ट्राई किया है। ये यहाँ पे जाना सोती, हिट द नेल कीजिए ना एट द हेड, मतलब जो है ना, हाँ सीधे टू द पॉइंट है। देखिए नेवल सुपरमेसी, नेवल सुपरमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यस भाई। ब्रिटिश जो है अच्छा ना है पूरा भाई। आइलैंड है, तो भाई उसके पास पूरा नेवल सुपर। ये तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया है? उधर ही यूरोप इंग्लैंड में ही आया, यूरोप में नहीं, इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में आया भाई। क्यों? वही है नवल, पूरा आइलैंड से ना घिरा हुआ है, इसलिए ये ऐसे पढ़ लिखा। तो 3 मेजर पॉइंट है, मिलिट्री स्किल, मतलब वही कैपेसिटी, नेवल मिलिट्री सुपरमेसी, में और अच्छा- थर्ड प्राइवेट कंपनी। नहीं नेवल में, अगर मिलिट्री में तो नेवल में डाल सकते हैं, उसके लिए हमारा नहीं नहीं पॉइंट क्या भाई, लिखेंगे? पॉइंट जनरेट करना आना चाहिए। क्योंकि मार्क्स मिलिट्री मतलब वहाँ पे लीडरशिप आ रही है, मिलिट्री मतलब वहाँ पे लीडरशिप है, लॉर्ड क्लाइव हो गया, बर्न हेस्टिंग है गए, हाँ ये लिखना पड़ेगा। और नवल मतलब कि वो आ गए ना, टेरिटोरियल बाउंड्री आ गई, उनको एडवांस मिला, ये बस हो गया। 3 पॉइंट एक पार्ट में ना भाई, इतना अगर आ गया ना, 10 नंबर का नहीं जितना भी नंबर का हो, 3 पॉइंट अगर मेन है ना, तो 1 पॉइंट आप सब्सिडरी लिख दीजिए, कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपको। 3 पॉइंट मेन आते होना चाहिए, ये मैंने देखा है। ठीक है। ये कितना आसान है। देखिए जैसे अब देखिए, इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है। डिस्पाइट बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज द बेस्ट एम्पायर इन इंडिया, व्हाट वर द रीजन दैट इंश्योर्ड डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर? ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि रीजनल पावर क्यों इमर्ज हुए थे, और क्या पूछ रहा है कि मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ। दोनों चेंज क्वेश्चन है ना। डू एग्री दैट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देयर ट्रेडिशन आल्सो एंडेड, कि अगर मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उनका जो ट्रेडिशन था वो भी एंडेड हो गया। क्या आप इससे एग्रीड हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो इंट्रोडक्शन तो वही है कि औरंगजेब डेथ से ये हो गया 70 ठीक है। हाँ, चलिए, ineffective हो गया, व्हाट weak वर हो द गया। रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, बताइए पहले। बिग सक्सेसर ये तो हाँ। वही वाले है पॉइंट ना, जनरेट बिग सक्सेसर है ना, Lack of unity। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ यूनिटी है ना, Vast empire। इनएप्ट लीडरशिप, इकोनॉमिक कोलैप्स, ये सब वही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या उनका जो ट्रेडिशन है डिक्लाइन हुआ कि कंटिन्यू रहा है, इसमें क्या दो लिखेंगे? लिख देंगे कि डिक्लाइन हुआ है, फिर अभी भी कंटिन्यू है। क्या कंटिन्यू है अभी तक? अरे जैसे कि मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट था, कितने सालों मुस्लिम फॉलोवर हैं अभी भी। उनका जो स्ट्रक्चर नहीं, उसको ये नहीं लिख सकते हैं। आर्किटेक्चर जो बनाया इस मुस्लिम लिखेंगे कंटिन्यू, इस बोले नहीं, नहीं। ट्रेडिशन कंटिन्यू रहा, ट्रेडिशन मतलब उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया रूल्स एंड रेगुलेशन वो कंटिन्यू रहा, तो वो बताना है वो आपको। बताना है। हाँ। उसका अरे मेरे दिमाग में है लेकिन अब याद नहीं रहा है। अब उनका आर्किटेक्चर स्टाइल भी तो चलता रहा, ये भी तो डाल आपस सकते में उन हैं लोग का इसमें। बहुत बड़ा द्वंद था कि देखिए, आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ना, ये कहाँ का फाउंडेशन है? मुगल एम्पायर का। जो लॉर्ड कर्नल्स लाया है ना, तो ये लिखिए ना कि डिक्लाइन होने के बाद ब्रिटिश ने रेवेन्यू उसको सिस्टम फॉलो उन लोग का किया। भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आगे चल रहा तो था। वही कॉर्बन कॉपी किए थे ब्रिटिश लोगों ने। हाँ, रेवेन्यू सिस्टम का ना, हाँ। मुगल वाला ही, मुगल वाला ही कॉपी किए थे। जो पहले जगरदारी सिस्टम था हाँ। वही बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम में आ में। गया ऐसा लिखिए ना। फिर जो आर्मी का स्ट्रक्चर था ना मुगल का, उसी को फॉलो किया ब्रिटिश ने भी बाद में, ये लिखिए ना। फिर आप 1-2 पॉइंट ये लिख सकते हैं आप जो बता रही हैं, आर्किटेक्चर, जो गोल गुम्बद है, गार्डन है, ये सब ब्रिटिश टाइम में भी फॉलो हुआ। हाँ, धीरे धीरे। आर्किटेक्चर में वैसे हाँ, लेकिन चेंज क्या हुआ बताइए, चेंज बताइए क्या लिखेंगे? चेंज एक न्यू, जैसे जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ, एक न्यू इरा स्टार्ट हुआ न्यू करेंसीज बंद कर दी थी जिसमें सबसे ब्रिटिश पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। उधर मोमेंट लग गई, सुनाई नहीं थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो जो लास्ट टेम्परर का कुछ तो पहले तो सबसे वो करेंसी हटा दी गई थी ना, आफ्टर दैट डेथ करेंसीज चेंज कर दी गई थी। नहीं, करेंसी हो ठीक नहीं, देखा ये मेजर चीज़ की बात करें सोती कि मतलब जो ट्रेडिशन उनका पूरा ओवरऑल है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज किया गया। तो आप ये लिखिए ना कि जो है ना कि जो क्या है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया ब्रिटिश के टाइम पे, वो मुगल के टाइम पे नहीं था, ध्यान रखिएगा। सेकंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट हो गया, ये सब लिखिए ना। हाँ, मुगल जरूर इंडियन नहीं थे, और क्या है ना, इंडिया को अपना समझते थे वो, लेकिन ब्रिटिश में यही तो नहीं था। ब्रिटिश कभी आप इंडिया को अपना नहीं समझे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तभी तो लक्ष्मीबाई बोलती है कि फिर से मुगल रूल लाना है और बहादुर शाह जफर को राजा बनाना है इंडिया का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये सब लिखना है। तो देख रहे हैं ना कितने पॉइंट इजी हैं यार, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बस पॉइंट अभी आसान है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आ जाएगा जल्दी दिमाग में, लेकिन अभी वो आ नहीं हाँ। रहा है। जैसे रेवेन्यू वगैरह तो सब रहता ही है।